हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अपन इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इससे पहले मैंने पढ़ाया आपको अप्लाइड न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके क्वेश्चंस कराए थे, उसकी थ्योरी समझाई थी। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कम से कम मान के चलना 80 में आपके 2 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आएंगे। तो बहुत अच्छे समझना। मैं सारी थ्योरी पहले करा रहा हूँ, उस थ्योरी पोर्शन समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर विदाउट थ्योरी आपके क्वेश्चन होंगे नहीं। तो पहले अपन थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और जहाँ डाउट आएगा मुझे बताना आप कमेंट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट, इसको पढ़ने का तरीका इस टाइप से होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो सिंपल सी बात है, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सेकंड है मैग्नेटिज्म, और इन दोनों को मिलाकर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर कुछ इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मिक्स करके इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चलिए स्टूडेंट देखो, सबसे पहले चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज कितना है किसी पार्टिकल पर। ठीक है, तो वो 3 टाइप से होती है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आगे जाके इसके फॉर्मूले यूज़ में आएंगे अपन को। ठीक है, तो सबसे पहला था लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंपल सा एक वायर पर बहुत सारा चार्ज है, ठीक है। तो इस लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q/L। एक यूनिट लेंथ के अंदर उस वायर पे कितना चार्ज है उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, लैम्डा × 12, और लेंथ, उस लेंथ के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसको अपन बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, पहला चीज़। फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई एरिया है, मान लेते हैं ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर पर जो चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो Q/एरिया होता है। क्या होता है? Q/एरिया, या इसको एरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी Q = σ/ds होगी। लास्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q बराबर रॉ मतलब होता है Q/V। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बस ये थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्लियर? ये तीनों लिख लो, आगे चलते हैं। अब अगला आता है डेल ऑपरेटर। अगली हेडिंग डालो डेल ऑपरेटर। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल को अपने ऐसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये होता है। इसकी डेल का फॉर्मूला क्या होता है? I/dx + J/d/dy + K/d/dz। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो नीचे क्या है, dx dy dz। तो एक तरह से आगे जाकर याद करने की मेथड मतलब ये है, इसकी डायमेंशन आप 1/मीटर मान के चलना। क्या बना? 1/लेंथ या ऐसे कुछ मान के चलना, क्योंकि आगे जाकर मैं डायमेंशन से मैक्सवेल इक्वेशन कराऊंगा, तो आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको डायमेंशन बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि इसकी जो यूनिट होती है ना 1/मीटर टाइप अपन मानते हैं। तो ये डेल का फॉर्मूला होता है डेल = I/dx। अब इस डेल ऑपरेटर से अपन 3 चीज़ें सीखेंगे। पहला अपन देखेंगे ग्रेडियंट क्या होती है, ठीक है, फिर डाइवर्जेंस क्या होता है, और फिर अपन कर्ल क्या होता है। ये तीनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ग्रेडियंट क्या होगी, डाइवर्जेंट कितना होगा, कर्ल कितना होगा, कैसे निकालते हैं ये। तो ये तीनों से मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ होती है। तो ये डेल ऑपरेटर का फॉर्मूला लिख लो, और उसके डायमेंशन 1/मीटर मान के चलेंगे। अब अपन करते हैं, पहला करते हैं ग्रेडियंट, फिर करेंगे डाइवर्जेंट, फिर करेंगे कर्ल। ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ आती है ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? तो सिंपल से, अगर मान लो आपका फोर्स है, फोर्स को मैं F से लिख रहा हूँ, ठीक है, और फोर्स 3 डायरेक्शन में, I डायरेक्शन में, J डायरेक्शन में, K डायरेक्शन में। तो उसका ग्रेडियंट निकालने का तरीका देख लो। ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे अपन, और यहाँ पर कुछ लगाएंगे, कुछ भी नहीं है। तो ग्रेडियंट, इस डेल का मतलब क्या होता था? d/dx I + d/dy या J प्लस यहाँ आता था K और d/dz। ठीक है, और आपने क्या लगा दिया? F लगा दिया। तो ये हो जाएगा I/df/dx + J/df/dy + K/df/dz। अब देखो ये जो क्वांटिटी मिली आपको, क्योंकि I/J क्या आ रहा है, तो ये क्वांटिटी कैसे होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो याद रखना, ग्रेडियंट जो होता है वो क्या होता है? वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे बात समझना। तो ग्रेडियंट पहले लिख लो। ग्रेडियंट क्या होता है? डेल F होता है, डॉट कुछ भी नहीं लगा है, डेल F होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे जाकर तीनों क्वेश्चन करूँगा, अभी फिलहाल सिर्फ ग्रेडियंट होता है क्या वो लिखो। आगे देखो डाइवर्जेंट क्या होता है। देखो अभी ग्रेडियंट पढ़ा अपन ने, ग्रेडियंट का मतलब क्या पढ़ा अपन ने? ग्रेडियंट होता है डेल ऑफ F I/df/dx, ठीक है, J/df/dy + K/df/dz। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट की। डाइवर्जेंट होता है डेल
डॉट एफ आ जाता है। क्या आ जाता है? एफ। और ये डॉट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। पता ना, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है और स्केलर होता है। तो यहाँ पर क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो ऑब्वियसली स्केलर प्रोडक्ट के पास क्वांटिटी कैसे मिलेगी आपको? स्केलर मिलेगी। क्या मिलेगी? स्केलर। तो डाइवर्जेंस निकालने के बाद अपन को जो चीज़ मिलता है वो क्या होता है? स्केलर। तो सिंपल सा, इसमें आई जे के हट जाएगा तो आपका सिंपल से ही आ जाएगा डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। एफ एक्स मतलब हुआ आई वाला, फिर डी एफ वाई अपॉन डी वाई प्लस डी एफ जेड अपॉन डी जेड। इसमें आई जे के नहीं आएगा क्योंकि एफ का जो आई जे का होगा वो उसके डॉट के साथ में क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो गया। इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। और ये क्या क्वांटिटी देता है? स्केलर। डाइवर्जेंट ऑफ अगर मैं निकालूँ, स्केलर निकालूंगा, तो स्केलर का कोई मतलब ही नहीं है। आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर होना चाहिए। अब टू लिखोगे, टू का अगर आप इस फॉर्मूला टू रखोगे, टू रखोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो याद रखना कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एक कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर की अपन निकालेंगे, एक वैल्यू निकलती है, लेकिन डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो तो सिंपल से डिफरेंशियल हो जाएगा। टू करोगे, टू का डिफरेंस जीरो होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगला देखते हैं कर्ल। अब आता है कर्ल आता है। तो कर्ल वेक्टर कैसे बताते हैं? एफ इज रिप्रेजेंट बाय ये फॉर्मूला याद रख लो। इसको बोलते हैं कर्ल बोलते हैं। किसका कर्ल? कर्ल ऑफ एफ। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखना पड़ता है, ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है। ऑब्वियसली तो यहाँ पर आई जे के आएंगे, जब इसको एक्सपेंड करोगे आप तो यू विल गेट आई जे के अंदर फॉर्म आएगी। तो ये कैसे देगा आपको? वेक्टर देगा। क्या देगा? वेक्टर। तो कर्ल कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर होती है। तो याद रखना, ग्रेडियंट और कर्ल ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डाइवर्जेंस जो है वो कैसी क्वांटिटी? स्केलर। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ कि तीनों फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कराता हूँ, तीनों चीज़ें निकालना सीखता है अपन। कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है और ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करते हुए चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया होगा, इफ़ एफ दिया हुआ आपको 3xy i प्लस 2y स्क्वायर जेड जे प्लस एक्स वाई जेड के। फाइंड, आपको डाइवर्जेंट फाइंड करनी है, ग्रेडियंट फाइंड करना है, कर्ल फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन डाइवर्जेंट निकालते हैं। तो याद करो डाइवर्जेंट क्या था? डाइवर्जेंट का फॉर्मूला क्या था? डाइवर्जेंट स्केलर एफ। ठीक है, तो याद करो डी बाई डी एक्स, ये वाला एक्स वाला पार्ट आएगा 3xy, फिर डी वाई बाई डी वाई, फिर वाई वाला पार्ट आएगा, फिर डी बाई डी जेड और जेड वाला पार्ट आएगा। अब अपन देखो, अपन ने पार्शियल डिफरेंस पहले से पढ़ लिया है मैथ्स के अंदर। तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस कर रहे हो तो कितना आएगा? 3y आएगा। क्या आएगा? 3y, क्योंकि एक्स का हो गया 1। फिर इसका y के रेस्पेक्ट में करो तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट, तो 2z कांस्टेंट होगा, y स्क्वायर का होगा 2y। फिर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर कितना आएगा? xy। और ये वैल्यू किस पर फाइंड करनी है आपको? 1 1 पे। ये तो आ गया आपका डाइवर्जेंस। अब निकालना किस पर है? 1 1 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 3 प्लस ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया? 7 और 8। ये स्केलर क्वांटिटी आई है, दैट्स वाई डाइवर्जेंट क्या होता है? स्केलर होता है। ठीक है, तो उससे कितना आ गया? 8 आ गया। ये अपन निकाल दिया, डाइवर्जेंस निकाल दिया। अगला आता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मैंने क्या बताया था? ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा एफ, डॉट नहीं आता उसके अंदर, क्या आता है? सिर्फ डेल्टा एफ आता है। और वो अगर आपको याद है तो डी एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ पर अपन आई लगा सकते हैं, या पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ बाई डी वाई। के क्या होता था? डी एफ बाई डी जेड। तो जो सेम आएगा आई, तो ये जो निकाला ना ये आएगा, आई के आगे लगा दो 3y प्लस जे, तो कितना आया ये? y के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा? 4y जेड। कितना आएगा? 4y जेड प्लस के, और जेड करोगे तो xy। ये आपका आ गया ग्रेडियंट आ गया। ये भी किस पे निकालना है? 1 1 1 पे निकालना है। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3i प्लस 4j प्लस के। ये आपका ग्रेडियंट, क्योंकि वेक्टर आ रहा है, दैट्स वाई कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? वेक्टर। ठीक है, लास्ट अपन निकाल देते थर्ड, इसको आप लिखते रहिए साथ में। ठीक है, लास्ट निकालते हैं अपन कर्ल। कर्ल मैंने क्या बताया था? डेल्टा क्रॉस एफ होता है। उसको कैसे निकालते हैं बताओ? इसको निकालते हैं अपन आई जे के लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो डेल्टा क्रॉस एफ, तो डेल्टा क्रॉस एफ निकाल सकते हैं आप, आई जे के। यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड। अब बताओ यहाँ पर कितना आ गया?
एक्स का ये एफ एक्स का ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है, ये वाला पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कितना आएगा, ध्यान सुनना, यहाँ आएगा आपका 3xy, फिर आएगा 2y² z, और फिर आएगा xy z, ठीक है। ये आ गया फिर डेल्टा क्रॉस एफ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर साइड से नोट करते रहो आप, ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको। तो ये आ जाएगा आई, नोट कर दो। सबसे पहले क्या आएगा, d/dy xy/z माइनस d/dz, समझ रहे हो, 2y² z, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर आएगा माइनस, जैसे डिटरमिनेंट खोलते हैं वैसे करना है, d/dx xy/z माइनस d/dz 3xy, ठीक है, लास्ट में k, ये का आएगा d/dx 2y² z माइनस d/dy 3xy। ये पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा, देखो आई वाला पार्ट देखो, ध्यान दे, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो कितना आएगा, एक्स जेड, कितना आएगा, एक्स जेड माइनस जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2y² ब्रैकेट क्लोज माइनस जे। इसको देखो, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई जेड माइनस जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो 0, क्योंकि यहाँ पर जेड कुछ है ही नहीं। फिर के करो, के के रेस्पेक्ट में क्या, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो 0, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस का 3x, ठीक है। तो ये आ गया आई इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y² माइनस, डायरेक्शन लगा दो ये, jy/z, फिर k माइनस का 3x। ये आपके फाइनल वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा क्रॉस एफ की। और ये वैल्यू कहाँ पे निकालनी थी आपको, 1,1 पे, तो रख दो उसके अंदर 1 1। तो ये आ जाएगा आई 1 माइनस 2 माइनस जे 1 प्लस के माइनस का 3। तो कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस आई माइनस जे माइनस का 3k। तो ये आपका आ गया फाइनल कर्ल आ गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला था, वापस देख लो। सबसे पहला अपन निकाला था डाइवर्जेंस निकाला था, वो किस तरीके से निकालेंगे, डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ये। फिर ग्रेडियंट निकाला था, ग्रेडियंट अपन निकालना सीख लिया। लास्ट अपन ने क्या कर दिया, कर्ल निकाल दिया, ठीक है। ये कर्ल यहाँ पर निकाल दिया, ये तीनों के तीनों आप नोट कर लो, ठीक है, क्लियर। कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। तो मैंने क्या बताया था, ये वापस वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो आपको याद रखना, हमेशा कर्ल वेक्टर क्वांटिटी दे देगा, ग्रेडियंट आपको वेक्टर क्वांटिटी दे देगा, जैसे आपको स्केलर क्वांटिटी देगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, और कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, चलो अब स्टूडेंट आगे देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट क्या होती है, सिंपल सा देखो। जैसे मान लो आपको क्या दिया हुआ, डेल्टा एफ, और यहाँ पर A1 A2, ये तो क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया, और आपको इंटीग्रेशन करना है DL के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, देखो मैंने क्या बोला, इसको हमेशा से 1/मीटर मान के चलना है, 1/लेंथ मान के चलना है, 1/लेंथ। तो अगर ये 1/लेंथ है तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, खाली एफ बचेगा DF, और DF में क्या करेंगे, ये लिमिट लगा देंगे, तो F ऑफ A2 माइनस F ऑफ A1 आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, कि अगर डेल्टा एफ और डॉट DL दिया हो तो FA2 माइनस FA1 होगा। याद नहीं रखना है, बस तरीका बताया किस तरीके से फटाफट अपन चीज़ें याद करेंगे। डेल का मतलब हमेशा 1/लेंथ मान के चलना है, ठीक है। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, खाली DF बचेगा, और DF का होता है FA2 माइनस FA1, ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं ग्रीन थ्योरम या गाउस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाएगी आपको, यहाँ तक नोट करो। चलिए स्टूडेंट अपन करते हैं, पहले ग्रीन थ्योरम करते हैं, और फिर अपन गाउस का एक लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रीन थ्योरम क्या होती है, ध्यान सुनो। ग्रीन थ्योरम सिंपल सा ये स्टेटमेंट याद कर लो कि डाइवर्जेंस, डॉट लगा दे तो मतलब डाइवर्जेंस, अगर मैं फोर्स का डाइवर्जेंस निकालता हूँ, एफ कोई भी वेक्टर क्वांटिटी उसका मैं डाइवर्जेंस निकालता हूँ, और उसका इंटीग्रेशन करता हूँ वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो ये बाय द यूज ऑफ ग्रीन थ्योरम वी कैन चेंज वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल, किसमें, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं ग्रीन थ्योरम बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ग्रीन थ्योरम। कि अगर मैं फोर्स का या किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकाल के उसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ सरफेस के रेस्पेक्ट में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं, कई बार बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं या फिर बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी उसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मुश्किल से होता है, तो उसको अपन एरिया वाइज कर लेते हैं। उसको क्या करते हैं, वॉल्यूम में मुश्किल हो रहा है तो अपन क्या करेंगे, सरफेस में कर देंगे। आगे बात समझ में,
ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखना है कि ग्रीन थ्योरम में क्या होता है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको अपन सरफेस के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए, डी वी क्या है वॉल्यूम, ये देखो पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, ये जो मैंने बताया वही चीज़ है, बस याद रखना दिस थ्योरम कन्वर्ट द वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू द सरफेस इंटीग्रल, देयरफॉर दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो मैंने जैसे बताया वॉल्यूम इंटीग्रल डिफिकल्ट है तो उसको आप सरफेस एरिया के अंदर चेंज कर सकते हो, इसी को बोलते हैं ग्रीन थ्योरम। क्वेश्चंस के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव दे सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब इसको कैसे डायमेंशनली कैसे याद करना है, देखो याद करो मैंने क्या बताया, इस डेल की यूनिट क्या होती है 1/लेंथ, और मल्टीप्लाई में क्या है डी वी। तो लेंथ को अगर डी से कैंसिल करोगे तो पीछे कितना बचेगा, एरिया। तो देखो फोर्स तो मैंने छेड़ा भी नहीं है, इसको सॉल्व किया तो क्या है एरिया, ये आपका आ गया एरिया, क्या आ गया एरिया। तो सीधे सीधे आप ऐसे अब देखो फटाफट लिख सकते हो आप, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अगर मैं यहाँ डी लिख रहा हूँ तो ये सर ये तो हो गया 1/लेंथ, और ये वॉल्यूम है, लेंथ से एक वॉल्यूम कटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा एरिया। तो ऑब्वियसली सर यहाँ पर क्या आएगा F.ds आएगा। आगे बात सुन में, तो सर्कल का मतलब क्लोज इंटरवल। अब ऑप्शन में ऐसे दे सकता है, कैसे दे सकते हो ऑप्शन में कि डेल एफ आपको दे दिया और डी वी, और आपको बोल दिया कि मतलब ये एफ डी एल होगा। तो आप डायमेंशन चेक करके बता सकते हो कि सर ये तो यहाँ पर एल नहीं आना चाहिए, एस आना चाहिए, इसका मतलब ये तो ऑप्शन गलत है। तो बहुत सारी थ्योरम आपको ऐसे करके डायमेंशन से याद हो जाएगी। तो वापस से बोलो, डेल एफ डी वी इक्वल टू F.ds, इसको बोलते हैं ग्रीन थ्योरम। क्लियर। अब गाउस की थ्योरम क्या होती है आगे देख लो। तो गाउस का आपने पढ़ा होगा, गाउस थ्योरम। तो एक चीज़ पढ़ी होगी फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, मान लो ये चार्ज क्यू है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस में इस चार्ज से जाने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं फाई। और इस फाई की वैल्यू जो होती है वो होती है Q/ε अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है E.ds। तो याद रखें E.ds इक्वल टू Q/ε, इसको बोलते हैं गाउस का लॉ, क्या बोलते हैं गाउस का लॉ। अब यही फ्लक्स क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो समझ में आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। देखो मैग्नेटिक कैसे होता है, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ से निकल कैसे जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। तो अगर मैं इसमें क्लोज एरिया लूँगा तो इस क्लोज एरिया के बाहर, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है सर्कल की तरफ बाहर की तरफ जाती है, इसमें ओवरऑल बाहर कुछ भी जो अंदर जा रहा है वापस उसमें जा रहा है, जो निकल रहा है वापस, जैसे आउट से जा रहा है तो इनसाइड वापस आ रहा है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता है, इसके अंदर जीरो हो जाता है। दैट्स वाई इसका फाई क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसका फाई जो होता है वो होता है B.ds, और वो क्यों होता है जीरो, क्योंकि नेट जो फ्लक्स है वो एक इनसाइड एरिया के अंदर, एक क्लोज एरिया के अंदर कोई भी फ्लक्स बाहर जाती नहीं है, तो इसका फ्लक्स क्या होता है जीरो। तो दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ग्रीन थ्योरम और एक गाउस का फ्लक्स का लॉ याद करना है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। और एक मैग्नेटिक फ्लक्स का तो सिंपल से याद रखना है कि जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि नेट जो फ्लक्स होता है, नेट आउटसाइड जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जा रही है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये नोट कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस थ्योरम। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है गाउस थ्योरम की, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें डिफरेंशियल फॉर्म क्या है गाउस थ्योरम के, 4 ऑप्शन देखकर। तो पहले चेक करते हैं कि भाई सबसे पहले बताओ गाउस थ्योरम क्या थी। गाउस थ्योरम ये थी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था E.ds, ठीक है, वो क्या था आपका Q/ε था। तो अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालूँ तो इसका ε को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ε, और ये हो जाएगा E.ds इक्वल टू, इसको सिग्मा क्यू ले लो कोई बात नहीं, सिग्मा क्यू। अब मान लो एक आपका कोई भी सिलेंडर ले लो, इसका वॉल्यूम V है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी अगर मान लेते हैं रॉ है, क्या है रॉ, तो मैंने आपको बताया था रॉ बराबर होता है Q/V होता है। तो अगर मैं Q निकालूंगा तो क्या आएगा, रॉ V आ जाएगा, आएगा। तो मैं इसको सिग्मा Q निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रॉ इंटू डी वी हो जाएगा, वो यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा ε0 E.ds, सिग्मा क्यू आपका हो गया रॉ डी वी, ठीक है। और ये वॉल्यूम के रेस्पेक्ट हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। ε0 E.ds हो गया, क्लियर है। अब देखो ये किस में दिया हुआ है, ds में दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, ग्रीन थ्योरम पढ़ी थी। तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है याद रखो, ग्रीन थ्योरम क्या थी, डेल्टा एफ डी वी इक्वल टू होता था, क्या होता था F.ds। तो इसको इसमें भी चेंज कर सकते हो, इसको इसमें भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ E.ds आ रहा है, तो मैं इसको वॉल्यूम में कैसे चेंज करूँगा, बाय ग्रीन थ्योरम,
तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा डॉट ई और डी वी, और यहाँ पर क्या है, रॉ डी वी, ये डी वी से डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया डेल्टा डॉट, उसको मैं लिखा एप्सिलॉन नॉट ई, इस एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले लिया और यहाँ पर आ गया रॉ, क्या आ गया, रॉ। इस रॉ को हटा सकते हो, इंटीग्रेशन हटा सकते हो क्योंकि डी वी कट गया है, तो रॉ हटा सकते हो, तो फाइनली आ गया डेल्टा एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू रॉ। ये आपकी क्या होती है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउस थ्योरम होती है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। 4 ऑप्शन दिया होगा, पूछेंगे आपको कि कौन सी इक्वेशन जो है वो गाउस की डिफरेंशियल फॉर्म है, तो याद रखना डेल्टा डॉट एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू रॉ। अब मैंने आपको निकालना बता दिया, तो आप वहाँ जाकर प्रूफ कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो अगला एक थ्योरम लिख दो, स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, ये थ्योरम होती है एरिया को आपको अगर लेंथ में कन्वर्ट करना है तो उसको स्टोक्स थ्योरम यूज़, सिंपल से याद रखना, कर्ल ऑफ एफ, क्या, कर्ल ऑफ एफ का इंटीग्रेशन आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, ए रेस्पेक्ट में करना है, तो उसको आप लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, किस में कर सकते हो, लेंथ में, ठीक है। अब उसको याद कैसे रखना है, देखो वापस ऐसे याद करो, ये लिखा हुआ डेल्टा क्रॉस एफ डॉट डी एस इक्वल टू एफ डॉट डी एल, इसकी लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है, 1 अपॉन लेंथ, मल्टीप्लाई में क्या है, एरिया, तो लेंथ से एरिया कटेगा, क्या बचेगा, लेंथ बचेगी, तो यहाँ पर फोर्स के बाद क्या आएगा, लेंथ आएगा, क्या आएगा, लेंथ आएगा। तो ये आपकी स्टोक्स थ्योरम होगी। ग्रीन थ्योरम याद रखना, ग्रीन थ्योरम कन्वर्ट करता है वॉल्यूम को एरिया में, फिर एरिया टू लाइन करना है आपको, तो स्टोक्स थ्योरम लगानी पड़ेगी। दोनों थ्योरम याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी थ्योरम स्टोक्स है, कौन सी थ्योरम ग्रीन है, और कौन सी गाउस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, अगला टॉपिक आता है, ये तीनों चीज़ें रखने को अगला टॉपिक आता है कैपेसिटर, ठीक है। अब उसको बहुत अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अपन उतने पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर। कैपेसिटर क्या होता है सबको पता है, ठीक है, सबने पढ़ा होगा, क्यू इक्वल टू सी वी, सब पढ़ना पड़ा होगा, ठीक है। सी क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, कैपेसिटेंस, ठीक है ना। चार्ज को, एक कोई भी जो कैपेसिटर होता है, एक चार्ज को कितना अपने अंदर ले सकता है, उसको बोलते हैं, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है फैरेड होती है, तो आपने ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं सीधे फॉर्मूले पाता हूँ। कैपेसिटर क्या होता है, एक तो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटर होती है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, पढ़ाइए। ए क्या होता है, कैपेसिटर का एरिया, एप्सिलॉन होता है 8.85 × 10⁻12, और डी आपको डिस्टेंस दिया होगा, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। उसके बाद आता है, अगला आता है आपका कोएक्सियल या सिलेंडर बोल सकते हो, कोएक्सियल कैपेसिटर। और सिलेंडर कैपेसिटर ऐसा होता है कि इस टाइप का, तो इसके अंदर रेडियस होती है, एक तो R1 होती है और आउटवर्ड R2 होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, C इक्वल टू, याद है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log R आउट अपॉन R इन, ठीक है। ये चीज़ है ना। थर्ड जो होता है वो आपका होता है स्पेरिकल वाला, स्पेरिकल कैपेसिटर, इसकी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R इन माइनस 1 अपॉन R आउट। ये 3 फॉर्मूले याद रखना जब अपन क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले याद रखना और कुछ भी याद रखना है। एक होता है कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर एनर्जी को मान लेते हैं हीट, ये होती है हाफ CV²। इसको आप चेंज कर सकते हो किससे, Q बराबर CV पता है आपको, तो ये फॉर्मूला लगा कर जो भी आपको गिवन होगा, बस फॉर्मूला एक याद रखना है। तो ये हो सकता है हाफ Q² अपॉन CV होता है, वो आ जाएगा। V को हटाओ तो ये आ जाएगा, V को कैसे हटाओगे, V बराबर Q/C रख दो, Q/C रखोगे तो यू विल गेट E वाला फॉर्मूला। तो कैपेसिटर का भी इतना याद रखना है। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, और 3 टाइप के जो कैपेसिटर्स होते हैं, तो उनके अंदर उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियम में डालने पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने पर क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बात समझ में आई, यहाँ तक नोट करो। चलिए स्टूडेंट, 2 चीज़ आती है। अब अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अपन B से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इंडक्शन क्रॉसिंग यूनिट एरिया एट राइट एंगल टू द फ्लक्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B। इट्स यूनिट इज द टेस्ला विच इज इक्वल टू 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो B की यूनिट क्या होती है, 1 वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स फाई बरा मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट DA, तो B की वैल्यू निकालोगे तो 5 अपॉन
ये आएगा फाई का होता है वेबर और ये होता है उसका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपल सा एक फ्लक्स, एक यूनिट एरिया के अंदर जितना फ्लक्स जाता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। सेकेंड आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच। ध्यान समझो ये क्या होता है, देखो एज मैंशन अर्लियर मैग्नेटिक मेटेरियल बिकम्स मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मेटल को मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखता है तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सुई को मैग्नेटिक आसपास आप रखोगे, उसको स्क्रैच करोगे, देन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आने लग जाएगा या फिर वो मैग्नेटिक की तरह वर्क करने लगेगी, ठीक है। अब इसको लिखते किससे, इसको लिखते एच से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एच से। इसका फॉर्मूला, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ये रिलेशन आपको याद रखना है। पी बराबर म्यू जीरो एच प्लस एच एम। बाकी इतना कुछ याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक रिलेशन याद रखना है। यहाँ पर जो एम है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और इसका फॉर्मूला होता है आई डॉट ए, या डॉट मत लगाओ, सिंपल से कहूँ कि फिजिक्स के अंदर आई और ए का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है। तो ये बस ये ध्यान रखना। देखो अब आप एग्ज़ाम जो दोगे वो ATC और AO का दोनों का दोगे। ATC के अंदर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, जबकि AO के अंदर क्वेश्चन जो है थियोरेटिकली पूछे जाते हैं। तो वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ गाउस की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, स्टोक्स थ्योरम कौन सी होगी, 4 ऑप्शन दे देगा, या आपको दूसरी कोई भी थ्योरम या फ्लक्स डेंसिटी पूछ लेगा या कुछ भी पूछ लेगा। तो आपको जो क्वेश्चन, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो AO के अंदर ज़्यादा आते हैं, ATC के अंदर थोड़ा न्यूमेरिकल आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आप AO का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब अपना अगला पढ़ते हैं एम्पीरियल सर्कुलर लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एम्पीरियल सर्कुलर लॉ क्या होता है, तो ये सिंपल सा पढ़ लीजिए। बोला एम्पीरियल सर्कुलर लॉ होता है वो उसी तरह होता है जैसे गाउस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एम्पीरियल लॉ होता है। सिंपल सा बोलता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मतलब बी का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इज इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम द नेट करंट ऑफ आई। म्यू जीरो और सिग्मा ई मतलब नेट करंट, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको क्या बोलते हैं, एम्पीरियल सर्कुलर लॉ बोलते हैं। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा ई, इसको याद कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, ये भी पूछा जा सकता है, एक इसका पूछा जा सकता है। देखो आगे आप अभी अपन थोड़े टाइम पहले गाउस की थ्योरम पढ़ी थी, आपने स्टोक्स की थ्योरम पढ़ी थी। तो स्टोक्स की थ्योरम में अपन एक चीज़ सीखी थी वहाँ पर, क्या सीखी थी कि डेल्टा क्रॉस बी को आप बी डॉट डी एल भी लिख सकते हो, याद आया। तो इस बी डॉट डी एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट डी एल, इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ, अगर अपना स्टोक्स थ्योरम यूज़ करूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा क्रॉस बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो सकता है, म्यू जीरो सिग्मा आई, ठीक है। और इस डी एस को मैं डिवाइड कर दूँ तो ये क्या आएगा, डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई अपॉन डी एस मतलब एरिया, और करंट अपॉन एरिया जो होता है वो होता है करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी। आगे बात सुन में, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा क्रॉस बी, इंटीग्रेशन हटाना चाहो तो हटा दीजिए, दोनों तरफ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो और जे, चार करंट डेंसिटी को से लिखते हैं, जे से लिखते हैं, ठीक है ना। डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे। आगे मेरी बात सुनना, तो ये याद रखना कि जे क्या होता है, जे याद रखना, जे होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी एस। तो यहाँ पर जैसे ही इंटीग्रेशन लगाओगे तो एक इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, जे लगाते, ठीक है ना। तो ये आ गया डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे। अब क्वेश्चन कैसा आता है, एओ के अंदर क्वेश्चन सीधा पूछ सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा राइट है। तो याद रखना कि डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो जे होता है, जहाँ जे क्या है, करंट डेंसिटी। करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये एओ के क्वेश्चन बताना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। 4 ऑप्शन देती है, करंट डेंसिटी, तो आपको पता होना चाहिए करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि करंट जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये नोट कर लो आप। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैक्सवेल की इक्वेशन। मैक्सवेल की टोटल 4 इक्वेशन होती है, वो चारों इक्वेशन आपको याद करके जानी है। उस पर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, सीधे सीधे इक्वेशन पूछ लेते हैं कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन कौन कौन सी है। तो मैं समझा रहा हूँ, 4 इक्वेशन लिखते ना और वो एग्ज़ाम के अंदर याद करके जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ठीक है।
ठीक है। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, सीधा अपन को फॉर्मूला याद रखना है, बोलती है डाइवर्जेंट ऑफ ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी। पी क्या है ये, पी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। पी जो होता है वो होता है क्यू इंटू एरिया, ठीक है। डाइवर्जेंस ए ई एप्सिलॉन नॉट प्लस पी डी वी इक्वल टू रॉ डी वी। यहाँ से डी वी से डी कैंसिल कर दो तो सिंपल सा आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इक्वल टू कितना होता है आपका रॉ होता है। और रॉ क्या है, चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इसको अपन डी से भी लिखते हैं। इस डी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। पी इज द डायपोल मोमेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा डॉट डी, ठीक है, इक्वल टू ये आपका आ गया रॉ। रॉ क्या है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बस देखो शॉर्ट में थोड़ा टाइम कम है तो अपन को इस तरीके से याद करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन बोले तो बोलना है डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रॉ, और डी क्या है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और पी क्या है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट प्लस एप्सिलॉन नॉट ई का डाइवर्जेंट जो होता है वो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। इसी को अपन को मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। आगे बात समझो, इसका कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, एग्जाम के अंदर सीधा डायरेक्टली लिखा होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पहचानना है कौन सा मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। आगे बात समझो, कुछ भी हार्ड नहीं है, इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगली इक्वेशन देखते हैं मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन क्या बोलती है। तो मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन अपन प्रूफ करते हैं। देखो अपन को पता है कि फाई जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है बी डॉट डी एस, क्योंकि मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ और साउथ होता है, तो ये नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती है, तो उसका नेट जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स होता है वो होता है 0। तो फाई कितना होता है 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो बी डॉट डी एस होता है वो क्या होता है 0। और आपको पता है इस बी डॉट डी एस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ बी और डी वी। याद आया, याद आया, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम बताई थी मैंने आपको कि एरिया को अपन वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस याद करो, देखो इस डाइवर्जेंस का 1 अपन लेंथ होगा, कट हो गया तो ऐसा जाएगा, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी, देखो अगर ये 0 तो ये भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 होगा, इस डी वी को 0 में भेज दो तो आप ये बोल सकते हो कि डेल्टा बी ये क्या होगा 0, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। बहुत सिंपल से तरीके से समझाया मैंने कि फाई जो होता है बी डॉट डी एस होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फाई क्या होता है 0 होता है। अब सर फाई जो होता है बी डॉट डी एस, उसको अगर अपन गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाए तो बी डॉट डी एस को अपन ले सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी इक्वल टू 0। तो डी वी को वहाँ भेज दो तो डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या आ गया 0। इसी को मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। कितना आसान है, फर्स्ट इक्वेशन मुझे याद होगी, सेकेंड इक्वेशन याद होगी। अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन देखो, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ बी विद रेस्पेक्ट ऑफ टी। याद करना, ये क्या होती है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है। इस पर क्वेश्चन से नहीं बनते, इस पर सिर्फ ये बनता है कि मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कौन सी, 4 ऑप्शन दिया होगा और एग्जाम में आते ही आता है बस, ठीक है। तो प्रूफ कोई भी नहीं पूछेगा, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन सी इक्वेशन है। तो डेल्टा क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, ये क्या होती है आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है। लास्ट फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं। लास्ट फोर्थ इक्वेशन देख लीजिए, ठीक है। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो बुक्स के अंदर मिल जाएगा। फोर्थ ये होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का कर्ल जो होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी प्लस डी डी बाई डी टी। डी जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी जो पीछे बताया था वो होता है। तो डेल्टा क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डी डी बाई डी टी करके आप मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन याद कर सकते हो। तो ये चारों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड में प्रूफ बता दिया, थर्ड और फोर्थ का बहुत बड़ा प्रूफ है तो इतना आता नहीं है, सर आपको याद रखना है कि ये इक्वेशन होती है। क्लियर, आगे बात समझ में तो ये चारों को आप याद रखेंगे। अब अगला आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना है, यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो सीधे से याद रखना है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। आगे बात सुन में यहाँ था लिखूँ। अब देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी थी, ठीक है।
आप सबसे पहले 11th-12th की बुक्स पढ़ सकते हो, फिर इसके बाद में ये वीडियो देख सकते हो अगर आपको पहला बेसिक क्लियर नहीं है। बाकी मैंने मोस्टली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो आपके कोर्स में एक्चुअल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वो 11th-12th का कम आता है, ये वाला ज़्यादा आता है कि भाई गाउस की थ्योरम क्या होती है, स्टोक्स की थ्योरम क्या होती है। स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, सारा जो भी वीडियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको 15 से 20 मिनट में क्लियर कराऊंगा अलग अलग इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चलता है अपन क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको स्टेप बनाकर नोट कीजिए नोटबुक में आपकी। आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है और आपको पूछा है कि ये वेक्टर क्या सोलेनोइडल होगा या इरोटेशनल होगा, ये बताना है। तो आप एक पॉइंट लिख दीजिए, अगर कोई वेक्टर सोलेनोइडल है तो उसका डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट ऑफ ए 0 होता है। ठीक है, वैसे अगर कोई वेक्टर इरोटेशनल है, ठीक है, तो उसका कर्ल जो होता है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने का संभावना पूरा है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं क्या ये सोलेनोइडल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पॉइंट अपन निकालते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो क्या बताया था मैंने, डेल डॉट ए क्या होता है, ये डेल डॉट ए क्या होता है, डी बाई डी एक्स, फिर एक्स वाली पार्टी, इसमें एक्स और आई वाला पार्टी कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी जे, सॉरी डी बाई डी वाई लिखो, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी जेड हो गया अपन जेड वाला मतलब के वाला। तो उसको करोगे तो आएगा 2x 2y 2z विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सोलेनोइडल। ठीक है, पहली चीज़ समझ में आ गई। अब अपन चेक करते हैं इसका ई रोटेशनल चेक करते हैं। ई रोटेशन मतलब डेल्टा क्रॉस एफ फाइंड करना पड़ेगा मेरे को, और मैंने आपको बताया डेल्टा क्रॉस एफ फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पर लेते हैं आई जे के, यहाँ लेते हैं डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड, और ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको फटाफट करते हैं अपन, आई डी बाई डी वाई जेड स्क्वायर माइनस डी बाई डी जेड डी बाई डी जेड वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 0 आ रहा है, वैसे माइनस जे के अंदर करोगे वो भी 0 आएगा, वैसे के में करोगे तो वो भी 0 आएगा, तो तीनों 0 आ रहे हैं। तो डेल्टा क्रॉस एफ अगर आपका 0 आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, ये रोटेशनल होगा। तो अपन बोलेंगे ये जो वेक्टर है सोलिनोइडल नहीं है, बट ये रोटेशनल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन के अंदर आता है, तो याद रखना सोलिनोइडल वो होगा जिसका डाइवर्जेंस 0 होगा, इरोटेशनल वो होगा जिसका कर्ल 0 होगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैंने एक वेक्टर दिया हुआ है ए, चेक करना है सोलिनोइडल और इरोटेशनल है कि नहीं, कमेंट करके बताना। वैसे ये दोनों हैं, तो ध्यान रखना आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है ए, और 4 ऑप्शन दिया होगा कि ये वेक्टर कैसा है। फर्स्ट सोलिनोइडल, सेकंड आपको दे देगा इरोटेशनल, थर्ड दे देगा सोलिनोइडल इरोटेशनल, और फोर्थ दे देगा नन। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करके बताओ मुझे कि आपका आंसर सोलिनोइडल और इरोटेशनल दोनों आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि 2000 फ्लक्स थ्रू लाइंस एंटर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ स्पेस एंड 4000 लाइंस डाइवर्ज फ्रॉम इट, द टोटल चार्ज विद इन द वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सा। तो डेल्टा फाई निकाल दो, डेल्टा फाई होता है फाई आउट माइनस फाई इन, तो 4000 माइनस 2000, तो ये आ गया 2000। ठीक है, अब मुझे बताओ फाई का फॉर्मूला क्या पड़ा था, फाई डेल्टा फाई होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अपन को 4 निकालना है, तो क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डेल्टा फाई आ गया 2000, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1.77 टू 10⁻8। और गुलाम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, गुलाम होती है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये अगला क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा देना। कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। क्या बोल रहा है, ये पॉइंट चार्ज है 13.5 माइक्रो कूलम इज एनक्लोज्ड। माइक्रो का मतलब करता था 10⁻⁻6। ठीक है, तो चार्ज आपको दिया हुआ है 13.5 माइक्रो कूलम, मतलब 13.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, साइड कितने दिए हुए 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻2 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल। अब एक याद रखना, एक क्यूब है, ये आपका क्यूब है, तो इसमें से इस क्यूब के अंदर सेंटर पर अगर रखा हुआ है
तो फ्लक्स होता है, ध्यान में सेंटर पे रखा होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सेंटर पे। और अगर कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, देखो सेंटर में होगा तो क्या होगा, सेंटर में पूरा का पूरा चार्ज अंदर आएगा, तो यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। कॉर्नर पे रखा हो तो कॉर्नर पर 1/8 वाला पार्ट ही एक चार्ज का बाहर रहता है, तो कॉर्नर पे होता है फाई, कॉर्नर पे होता है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है कॉर्नर पे होता है उसका 1/8 पार्ट ही होता है। फेस पे रखा हो, ठीक है, तो 5 फेस, क्योंकि 6 फेस मिलकर बनाते हैं आपका एक चार्ज, तो अगर एक फेस रखा हो तो कितना होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात सुन में आप देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब निकालना थ्रू द होल वॉल्यूम, तो फॉर्म लगाना क्यू बाई एप्सिलॉन थ्रू वन फेस ऑफ द, तो ये लगाता है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों सॉल्व करते हैं, क्यू की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, सॉल्व करना, आंसर निकालना। अगला क्वेश्चन देखो। चलो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए होलो मेटेलिक स्पीड ऑफ रेडियस 0.1 मीटर हैज़ इतना कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है के क्यू बाई आर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, और क्यू कितना होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। अब देखो सरफेस, इसकी रेडियस कितनी है 0.1, तो पहले का आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12, एस के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। देख लेना, चेक कर लेना के की वैल्यू, क्यू कितना है 10⁻8 और आर कितना है 0.1 मीटर। सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्या बोल रहे हैं, 8.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कितना होता है 7/100, तो ये इसका रेडियस, क्योंकि रेडियस 0.1 मीटर है, तो ये इधर क्या होगा, और अंदर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, याद रखना है, ठीक है। कोई भी मेटल स्फीयर है उसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। थर्ड क्या बोल रहे हैं 0.5, तो 0.5 इज आउटवर्ड पॉइंट, तो सिंपल सा फॉर्मूला वापस लगाना के क्यू बाई आर, इसमें आर जो रखोगे वो 0.5 रख देना, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए स्टूडेंट अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। बोला इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एच इन द प्लेन वेव इज 1 एम्पियर पर मीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई फॉर प्लेन वेव इन फ्री स्पेस। तो वो रिलेशन बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के अंदर रिलेशन क्या होता है, सिंपल याद रखना कि एच नॉट अपॉन ई नॉट, ये होता है रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, राइट है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको निकालनी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एच नॉट, ठीक है ना। सबकी वैल्यू पता होती है। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, दी हुई है, वैल्यू निकालो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको बी इक्वल टू बी नॉट ये दिया हुआ है, और आपको बोला गया एक्सिट इफ इट टू टेस्ट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको गिवन है, एक्सपेंस नो फोर्स एट अ सर्टेन पॉइंट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको निकालना है, ठीक है। एक लॉरेंट्ज फोर्स होता है, क्या होता है लॉरेंट्ज फोर्स, क्या होता है कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो फोर्स जो होता है वो होता है एफ इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी। वी क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी। तो ये जो फोर्स होता है एफ जो होता है इसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, क्या होता है क्यू पी प्लस क्यू वी क्रॉस पी। अब इसने बोला है कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा था तो इसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी। जीरो इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेकेंड, हाँ, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस पी इक्वल टू जीरो। क्यू सी को कैंसिल कर दो, ई इक्वल टू कितना आ गया माइनस वी क्रॉस बी, ठीक है। वी दिया हुआ आपको, बी दिया हुआ है, निकालो वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, ये आई जे के कर लो, वी क्रॉस बी को लिख दो, आप बी क्रॉस वी लिख दो। आपको पता होगा वेक्टर की प्रॉपर्टी पड़ी होगी तो आपने, तो बी को पहले लिख लो, तो बी नॉट तो बाहर लिख लो, उसका कितना आ जाएगा 1, यहाँ से चेक करो 1 2 -1, और वी का कितना आ जाएगा, वी नॉट को बाहर लिख लो, ये आ जाएगा 3 -1 2। वेक्टर सॉल्व करना आता है आपको, वी नॉट आई कितना आ जाएगा 4 4 -4 0, ठीक है। फिर आ जाएगा जे माइनस का जे, सॉल्व करो तो आ जाएगा 2 2 और 12 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14।
ये 14 हो जाएगा। अब ऐसे आप आगे के का सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -7। यहाँ तक किसी दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। तो बस ये आंसर है आपका, क्या है, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन देखो, आंसर जो भी आएगा वो बी नॉट वी नॉट के ऑप्शन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि बी नॉट वी नॉट की वैल्यू दी भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर इतना ही था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो करा दी आपको, क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के देख सकते हो, इसी टाइप क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कोई क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल नहीं बनते, मैक्सवेल की इक्वेशन पूछ लेगा आपको। वो स्टार्टिंग में स्टॉक थ्योरम क्या होती है, ग्रीन थ्योरम क्या होती है, ये सब पूछ लेगा। तो ये आपके रिवीजन के लिए अच्छा वीडियो हो गया है। इसको अगर आप एग्ज़ाम देख कर जाएंगे तो इसी टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैंने क्वेश्चंस कराए आपको। तो ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब अपन नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, इसी टाइप से अपन फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, ताकि क्या फटाफट थ्योरी भी क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है उसका ऑलरेडी 11-12 अच्छा होगा, खाली उसका जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है जो कि मैंने ले लिया उसके अंदर, वो थोड़ा वीक होगा, तो अपन ने कर लिया है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप इजली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसको ये अच्छा लगा तो उसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।